स्वागत है भाई आप सभी का एमकेजे हिस्ट्री क्लासेज में। और राजा किसान नगर प्रारंभिक अर्थव्यवस्थाएं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक PYQ MCQ पार्ट 2। इससे पहले हम पहला पार्ट इसका लेके आ चुके हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि आप लोग तैयारी रखना और आपको जो 25 प्रश्न बताए जाते हैं उनमें से आप लोग अनुमान लगाना या फिर देखना पहले मेरे उत्तर लगाने से पहले कि 25 में से कितने प्रश्न आप लोग सही कर सकते हैं। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। जनपद का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या होता है, आपको इसका उत्तर बताना है। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या लोगों का घर, या फिर लोगों के पैर रखने का स्थान, राजा का निवास स्थान, या व्यापार का केंद्र? किसको कहा जाता है भाई? तो इसका उत्तर रहेगा लोगों के पैर रखने का स्थान एक तरह से, यानी कि जनपद यहाँ लोग पैर रखते हैं, अर्थ ये ही रहेगा इसका, लोग पैर रखते हैं। या फिर यहाँ जहाँ जहाँ लोग बस जाते हैं या अपना पाँव रखते हैं उसको क्या कहते हैं भाई? हम जनपद। तो ये छोटे रूप थे, पहले जन थे, उसके बाद ये जनपद हो गए, उसके बाद और विस्तृत रूप हुआ इनका तो ये महाजनपद हो गए। यानी कि इस तरह से ये हमें देखने को मिले। तो लोग जहाँ पैर रखते हैं उसको क्या कहते हैं भाई? जनपद, यानी लोगों का पैर रखने का स्थान। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोगों के पैर रखने का स्थान। यानी कि जनपद किसे कहते हैं? लोगों के पैर रखने का स्थान, या फिर जहाँ लोग बसते हैं उसको जनपद कहते हैं। अपने प्रश्न देखते जाना आप लोग कितना सही कर पाते हैं इनमें से। अगला प्रश्न, आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण बताया है। यानी मगध की जो महत्वता है उसका क्या कारण है, मगध की इतनी इम्पोर्टेंसी थी उसका क्या कारण है? अब ये किसने, आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने क्या बताया है? अब आप बताइए, भूमि का उपजाऊपन होना, या लोहे की खदानों का होना, हाथियों की उपलब्धता, या मगध शासकों की नीतियाँ? प्रश्न थोड़े से स्तर के हैं इसलिए आपको ऐसा लग सकता है, क्योंकि इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, जहाँ छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। आपको भी यही करना है। तो आरंभिक जैन एवं बौद्ध लेखकों ने मगध की जो महत्ता है उसका कारण क्या बताया है? उसका कारण उन्होंने बताया है मगध शासकों की नीतियाँ। क्योंकि कारण ये तीनों भी सही है, क्योंकि भूमि का उपजाऊपन वहाँ था, बिल्कुल सही है, लोहे की खदान भी वहाँ थी, ये भी बिल्कुल सही है, और हाथी भी बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ मिलते थे। कारण तो चारों ही सही है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की जो विकास का कारण है वो क्या बताया? तो उन्होंने बताया है मगध शासकों की जो नीतियाँ। जैसे मगध शासक, इसमें हमने पहले भी बताया था आपको, जैसे हर्यक वंश के शासक हो गए, इसके बाद शिशुनाग वंश के शासक हो गए, शिशुनाग वंश के शासक हो गए, उसके बाद नंद वंश के शासक हो गए, और उसके बाद मौर्य वंश के शासक हो गए। यानी कि इन चारों राजवंशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, और इनके जो राजा थे उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आगे बढ़ते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी का क्या नाम था भाई? मगध की प्रारंभिक राजधानी बताइए। पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, या कौशाम्बी? तो प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह, और राजगृह के बाद में कौन सी बनी? पाटलिपुत्र। किसने बनाई थी भाई? उदयन ने। किसने? उदयन ने। ये कौन से वंश का था भाई? हर्यक वंश का। कौन से वंश का राजा था ये? हर्यक वंश का। तो पहले राजगृह, जिसको राजगाह भी कह सकते हैं, यानी कि राजाओं का घर, राजाओं का घर, और इसी को गिरिब्रज भी कहते हैं, गिरिब्रज। तो राजगृह, राजगाह या गिरिब्रज ये पहले थी। उसके बाद में उदयन के द्वारा जो है वो राजधानी किसको बनाया गया? पाटलिपुत्र को, जिसको पाटलीग्राम कहा जाता था पहले। क्या कहा जाता था? पाटलीग्राम। और
एक प्रश्न और आता है, हो सकता है आगे आ जाएगा, इसलिए अब हम नहीं बताएंगे अभी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी भाई? राजगृह। आगे बढ़ते हैं। मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थापित की थी? हमने आपको अभी बताया था भाई, बताओ किसने? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या नागदशक? हर्यक वंश का शासक था जिसका नाम था उदयन या उदयन। इसके द्वारा जो है राजधानी परिवर्तन किया गया था, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। और पाटलिपुत्र से पहले कौन थी राजधानी भाई? पाटलिपुत्र से पहले राजधानी राजगृह या राजगाह या गिरिब्रज, ये क्या थी? पाटलिपुत्र से पहले, पाटलिपुत्र से पहले राजधानी थी ये। कलर का बड़ा समस्या रहती है, कौन सा कलर इसमें सही दिखता है, इस बात को लेकर बड़ी चुनौती रहती है। हम उसको हमेशा सही करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी अपने सुझाव दे सकते हो। प्रश्न संख्या 30, मौर्य सम्राट अशोक के ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषा में मिले एकमात्र अभिलेख का क्या नाम है भाई? ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषा में एकमात्र अभिलेख मिला है अशोक का, उसका क्या नाम है भाई? मानसेहरा, मास्की, सार एकुना और उदयगुलम। कौन सा है भाई आपके हिसाब से? बताइए, मैं उत्तर बता देता हूँ। चलो, ग्रीक और आर्माइक में सार एकुना कंधार, जो कि कहाँ पर है भाई? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। यहाँ पर अशोक का एकमात्र अभिलेख मिला है, जो कौन सी भाषा में है? ग्रीक और आर्माइक। आगे बढ़ते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के खरोष्टी लिपि में लिखे गए अभिलेख कौन कौन से हैं भाई? खरोष्टी लिपि में कौन कौन से लिखे गए, ये भी शायद हमने आपको बता दिए। मास्की एवं गुर्जरा, मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, नेट्यूर, मास्की, उदयगुलम एवं मास्की। तो इसका उत्तर क्या आएगा भाई? इसका उत्तर आएगा मानसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी, जो कहाँ पर है? शाहबाजगढ़ी तो पेशावर, शाहबाजगढ़ी, और मानसेहरा कौन से स्थान पर है? हजारा नामक स्थान पर। और ये दोनों ही कहाँ पर है भाई? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ये कौन सी लिपि में है भाई? खरोष्टी लिपि में। कौन सी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में, खरोष्टी लिपि में। और खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी किधर से किधर लिखी जाती थी भाई? खरोष्टी लिपि बाएं से दाएं या दाएं से बाएं? दाएं से बाएं, यानी खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने एवं कब की? बहुत ही आसान प्रश्न है, हो सकता है आपके लिए। अशोक ने 321 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व, बिंदुसार ने 321 ईसा पूर्व, बिंबिसार ने 322 ईसा पूर्व। अगर आपने सच में ही इसको पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया था उसको, तो आप लोग इस पे सवाल भी खड़े कर सकते हो। सवाल कैसे खड़े कर सकते हो? क्योंकि अगर देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला इनमें से कोई नहीं है, चारों में से। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी भाई, मैंने कल स्पष्ट आपको बताया था पहले वाली क्लास में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना तो ये 275 गुप्त था, वो गुप्त था बिल्कुल, मैं भी थोड़ा कन्फ्यूजन में था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 321 ईसा पूर्व। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त। अब ये 321 का भी कई बार आता है, देखो 321 का 321 भी आ जाता है, 322 भी आ जाता है, कहीं कहीं 323 भी आ जाता है, लेकिन हमें 321 ही रखना है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में 321 बताया गया है। गिनते हुए चलना, आप लोग कितने सही क्वेश्चन किए हो अभी तक। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत का नाम क्या था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत फाइयान, हेनसांग, मेगस्थनीज, डाइमेकस।
तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनीज, और इसने पुस्तक लिखी थी क्या, इंडिका। और ये किसने भेजा था भाई, सेल्यूकस ने। सेल्यूकस का राजदूत था ये, सेल्यूकस का राजदूत था, भारत आया था और भारत के बारे में इसने लिखा है, एक पुस्तक लिखी है जिसका क्या नाम है भाई, इंडिका। बात करें अगर डाइमेकस की, तो ये बिंदुसार के समय भारत आया था, बिंदुसार के समय भारत आया था। और बिंदुसार आप जानते ही हो मौर्य सम्राट अशोक के पिता हैं। हेनसांग के बारे में अगर बात की जाए तो भाई हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय आया था। किसके समय आया था, हर्षवर्धन के समय भारत आया था। 629 ईस्वी से 645 ईस्वी या 44 ईस्वी लगभग तक ये भारत रहा था। फाइयान की अगर बात की जाए तो फाइयान जो है 399 से 414 ईसी या बीसी या ईसा पूर्व। और किसके समय आया था ये भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, बीसी नहीं है ये भाई, ईस्वी है ये। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य। क्या कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य। तो फाइयान आया था 399 से 414, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। इसी की पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसकी पत्नी थी क्या नाम है, कुबेर नागा, उनकी पुत्री थी। तो फाइयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, हेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय, मेगस्थनीज जो है ये इसके समय आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और डाइमेकस जो है वो बिंदुसार के समय आया था। इन चारों को आपको याद रखना है। इसके साथ साथ और भी विदेशी इतिहासकार हैं जो जब भी आए हैं, उनके बारे में भी आप जो क्लास है दूसरी उसमें देख सकते हो। प्रश्न संख्या 34, अर्थशास्त्र किसकी रचना है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है भाई, चाणक्य, कौटिल्य की, मेगस्थनीज की, फाइयान की या हेनसांग की। तो ये चाणक्य, कौटिल्य, और इसको ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये अर्थशास्त्र इसकी रचना है। और ये किस विषय से संबंधित है, विषय की अगर बात की जाए तो इसका विषय है भाई राजनीति। राजनीति से संबंधित है ये, दिखाई देता है क्या ये, हल्का हल्का। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या माने गए हैं भाई, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, कलहण की राजतरंगिणी। सबसे महत्वपूर्ण आपको बताना है। वैसे जानकारी तो मिल जाती है, इनमें भी मिल जाती है, इसमें भी मिल जाती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अशोक के अभिलेख। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो क्या है, अशोक के अभिलेख, जो हमें काफ़ी सारी जगहों से मिले हैं। मौर्य साम्राज्य कितने प्रमुख राजनीतिक विभागों में विभक्त था भाई, 4, 5, 6 या 7। कितने प्रमुख राजनीतिक क्षेत्रों में विभाजित था मौर्य साम्राज्य, आप लोग उत्तर बताइए भाई इसको। गर्मी बड़ी ज़्यादा है भाई। तो बात की जाए मौर्य साम्राज्य की, तो भाई मौर्य साम्राज्य जो है 5 भागों में विभक्त था। कितने भागों में विभक्त था, 5 भागों में, यानी 5 प्रदेशों में विभक्त था, जिसमें उत्तराफत, दक्षिणाफत, मध्य देश, उज्जैन या अवंती, इसकी राजधानी थी शायद। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य देश, उज्जैन या अवंती जिसको कह सकते हैं, और कलिंग। यानी कि ये 5 प्रदेशों में ये
विभक्त था, यानी प्रांतों के आधार पर पूरा शासन चलाया जाता था, क्योंकि बड़ा साम्राज्य था, विशाल साम्राज्य था, तो एक जगह से शासन चलाना बहुत मुश्किल था, तो उसको प्रांतों में विभाजित किया हुआ था, और प्रांतों में विभाजन के बाद वो प्रांतों के हिसाब से शासन चलाया जाता था, जिनमें क्या है, इनके राजकुमार जो थे उनको नियुक्त किया जाता था, राजकुमार जो थे उनके द्वारा शासन चलाया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन सेना के संचालन हेतु कितनी समितियां थी भाई? 5, 6, 7 या 8? कितनी समितियां थी सेना के संचालन के लिए भाई? उत्तर है 6। कितनी समितियां थी? 6 समितियां थी, और प्रत्येक में 5-5 सदस्य थे, और प्रत्येक समिति का कार्य अलग था। प्रत्येक समिति का कार्य अलग अलग होता था। तो क्या था भाई? देखो कितनी समितियां थी? 6 समितियों की बात की जाए तो बारे में भाई, पहली समिति नौसेना, दूसरी समिति यातायात से संबंधित थी, यातायात से संबंधित। तीसरी जो थी पैदल सैनिकों से संबंधित थी, पैदल सैनिकों से संबंधित। चौथी जो समिति थी वो घुड़सवारों की समिति थी या अश्वारोहियों की समिति थी, अश्वारोहियों की समिति थी। और 5वीं की अगर बात की जाए तो ये रथारोहियों की समिति थी, रथ थे इसमें, रथारोहियों की समिति थी। और छठी जो थी वो हाथियों की समिति, हाथियों की सेना थी, हाथियों की सेना, जिसमें ये भी रथारोहियों की सेना थी भाई। तो 6 भाग थे इसमें, पहली नौसेना, दूसरी यातायात से संबंधित, तीसरी पैदल सैनिकों से संबंधित थी, चौथी घुड़सवार, 5वीं रथारोही और छठी हाथियों की सेना। अब ये मौर्यकालीन जो सेना है, सेना के संचालन हेतु 6 समितियां थी, प्रत्येक समिति में कितने व्यक्ति होते थे? 5-5। इस प्रकार से पूरे कितने थे? 30। अब अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि दूसरी समिति का क्या कार्य था, तीसरी समिति का क्या कार्य था, चौथी समिति कौन सी थी। तो इसी प्रकार से आपको पूरी की पूरी समिति जो है वो क्रम से याद रखनी है, क्योंकि आगे आपके ये बहुत काम आने वाली है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ये आता रहता है, तो जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 38, धम्म के प्रचार प्रसार हेतु अशोक के द्वारा किसकी नियुक्ति की गई थी भाई? रज्जुक की नियुक्ति की गई, युक्त की, प्रादेशिक और धम्म महामात्र। धम्म के प्रचार प्रसार हेतु किसकी नियुक्ति की गई भाई? धम्म महामात्र की। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, कौन से वर्ष भाई? 13वें वर्ष, किसकी नियुक्ति की? धम्म महामात्र की नियुक्ति की। धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी राज्याभिषेक के 13वें वर्ष। और इन धम्म महामात्र जो अधिकारी थे, इनका काम क्या था कि ये धम्म का प्रचार प्रसार करते थे, धम्म की पालना करवाते थे। धम्म का प्रचार प्रसार करना और धम्म की पालना करवाना, धम्म की पालना करवाना इनका प्रमुख कार्य था, धम्म की पालना करवाना। तो धम्म के प्रचार प्रसार हेतु राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति की, और इसका कार्य जो है हमने देखा।
प्रश्न संख्या 39, मौर्य काल में सेना संचालन हेतु नियुक्त समितियों में सबसे अधिक दायित्व जो है वो किस समिति के पास रहता था? तो भाई सबसे अधिक जो दायित्व है वो कौन सी समिति के पास रहता था? दूसरी समिति के पास। कौन सी समिति के पास? दूसरी समिति के पास। ये पैदल सैनिकों की व्यवस्था करती थी, पैदल सैनिकों की जो भी आवश्यकताएं होती थी उनको पूरा करती थी, पैदल सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करती थी, आवश्यकताओं को। इसके अलावा जो बैलगाड़ी आदि जो है उपलब्ध करवाती थी, बैलगाड़ी आदि, प्लस इनके लिए चारा और खाने की व्यवस्था उपलब्ध करवाती थी। इसके अलावा सैनिकों के लिए क्या है, उनकी जैसे चिकित्सा आदि की व्यवस्था भी यही करवाती थी, चिकित्सा आदि की व्यवस्था। यानी सबसे ज़्यादा जो कार्य है वो किस समिति के पास थे? दूसरी समिति के पास। दूसरी समिति के बहुत ज़्यादा कार्य थे। अशोक के अभिलेखों में अशोक की उपाधि क्या दी गई है भाई? अशोक की उपाधि क्या दी गई है? क्या सर्व छत्रांतक कहा गया, महाराज धराज कहा गया, चक्रवर्ती कहा गया, देवानाम प्रियदर्शी? देवानाम प्रियदर्शी इसको कहा गया है, जिसका हमने पहले बताया भी आपको, देवानाम प्रियदर्शी। प्रियदर्शी या प्रियदर्शी जो हमने बताया था उसका अर्थ क्या होता है? देखने में प्रिय या सुंदर। और देवानाम प्रिय यानी कि देवताओं का भी प्रिय है ये राजा, देवताओं का प्रिय और देखने में सुंदर जो राजा है वो कौन सा है भाई? अशोक। आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध लड़ा गया था अशोक के राज्याभिषेक के कौन से वर्ष लड़ा गया था भाई? ये 7वें, 8वें, 9वें और 13वें। तो ये लड़ा गया था भाई 8वें वर्ष, यानी कि 269 में राज्याभिषेक हुआ था। हमने देखा 269 में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, और उसके 8वें वर्ष यानी 261 BC में क्या हुआ था? कलिंग युद्ध लड़ा गया था। कलिंग युद्ध लड़ा गया था कब? 261 BC में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो वो था राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। तमिलकम प्रदेश में शामिल नहीं है भाई। कौन सा प्रदेश जो है इसमें शामिल नहीं है? क्या तमिलनाडु शामिल नहीं है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, कौन सा प्रदेश शामिल नहीं है? तो इसमें कर्नाटक शामिल नहीं है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल इसमें है, लेकिन कर्नाटक नहीं है। दक्षिण के सरदारों के कार्यों में सम्मिलित नहीं था। दक्षिण के जो सरदार थे उनके जो कार्य थे उसमें क्या? विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध का नेतृत्व करना, भेंट लेना, कर वसूल करना, क्या शामिल नहीं था भाई? तो इसमें सारे थे, लेकिन कर वसूल करना नहीं था। क्या नहीं था? कर वसूल करना, क्योंकि कर वसूल करना किसका अधिकार था? राजा का अधिकार था। कर वसूल करना किसका अधिकार था? राजा का अधिकार था। कर वसूल करना किसका अधिकार था भाई? राजा का अधिकार था। बढ़ते हैं आगे। तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकारम के रचयिता कौन थे भाई? हमने पहले भी आपको बताया है, इसके बारे में बताइए। तिरुवल्लुवर, इलंगोवडिगल, कम्बन या तिरुतक्कदेवर? तमिल महाकाव्य है जिसमें शिलप्पाधिकारम की रचना मानी जाती है, और इसकी जो है शिलप्पाधिकारम की रचना किसने की थी भाई? बताइए आप लोग। इलंगो अडिगल ने। किसने की थी भाई शिलप्पाधिकारम की रचना? इलंगो अडिगल ने। कुषाणों का शासनकाल माना जाता है भाई। कुषाणों का शासनकाल है वो कब से कब तक माना जाता है? क्या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी, तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्वी, या चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व? तो इसका उत्तर रहेगा भाई प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से और प्रथम शताब्दी ईस्वी तक इसका उत्तर रहेगा। मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र पर शासन करने वाले सातवाहन शासकों का जो काल है वो क्या माना जाता है भाई? सातवाहन शासकों का क्या काल कौन सा है? प्रथम से प्रथम, या द्वितीय से द्वितीय, या तीसरी से तीसरी, या तीसरी से दूसरी शताब्दी ईस्वी? तो इसका काल जो है माना जाता है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक सातवाहन शासन का काल माना जाता है। देवपुत्र की उपाधि किन शासकों के द्वारा धारण की गई थी भाई? अपने आप को देवताओं का पुत्र या देवपुत्र की उपाधि धारण की थी किन्होंने? गुप्त ने, मौर्य ने, सातवाहन ने, कुषाणों ने? किसने भाई? कुषाणों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। और कुषाण शासकों के नाम बताइए भाई। एक आध प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क है जिसके द्वारा शक संवत की स्थापना की गई थी। इसके अलावा एक दो कुषाण शासक और है, जैसे कुजुल कडफिसस, इसके अलावा बिम कडफिसस, ये भी एक कुषाण वंश का शासक था। तो देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। कुषाण शासक क्या करते थे? देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। स्वर्गपुत्र की उपाधि किन शासकों के द्वारा धारण की गई थी भाई?
देवपुत्र तो है कुषाण धारण करते थे, लेकिन स्वर्गपुत्र कौन थे भाई? चीनी शासक। कौन थे? चीनी शासक जो थे वो किसकी उपाधि धारण करते थे? स्वर्गपुत्र की भाई। और इन्होंने कुषाणों ने जो देवपुत्र की उपाधि धारण की थी ना, देवपुत्र की उपाधि किन्होंने? कुषाणों ने। वो भी उन्होंने इन्हीं से सीखी थी। किनसे? चीनी जो शासक थे इनसे ही इन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण करना सीखा था, क्योंकि स्वर्गपुत्र चीनी शासक धारण करते थे तो देवपुत्र उन्होंने धारण किया, उनकी तुलना उनके साथ की। प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक के बारे में जानकारी प्रदान करती है भाई? प्रयाग प्रशस्ति क्या चंद्रगुप्त प्रथम की है, श्रीगुप्त की है, समुद्रगुप्त की है या स्कंदगुप्त की है? किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? उत्तर है समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है भाई? प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की है भाई। और इसी को क्या कहते हैं? इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं भाई? इलाहाबाद प्रशस्ति। और इसका रचयिता कौन था भाई? हरिसेन। इसका रचयिता कौन था? हरिसेन इसका रचयिता था। इसके बाद अगर बात की जाए ये कौन सी भाषा में थी, तो भाई ये थी संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में थी? संस्कृत भाषा में। और ये किससे संबंधित है भाई? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। ये किससे? समुद्रगुप्त से। और समुद्रगुप्त जो है वो एक गुप्त सम्राट था, बड़ा प्रतापी गुप्त सम्राट था। उसकी प्रशंसा में ये लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति। आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया था? तो भाई जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया था? आप बताइए। कनिष्क ने, समुद्रगुप्त ने, रुद्रदमन ने या स्कंदगुप्त ने? जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदमन का। किसका है? रुद्रदमन का है। और जूनागढ़ अभिलेख में ही सुदर्शन झील के बारे में जिक्र है। कौन सी झील के बारे में है भाई? सुदर्शन झील की मरम्मत के बारे में जिक्र है। मरम्मत के बारे में जानकारी मिलती है, बारे में जानकारी मिलती है भाई इससे। और ये कहाँ पर है भाई? गुजरात में। कहाँ पर है ये? गुजरात में है भाई ये। और जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। अब इसमें से भी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 25 प्रश्न में से कितने हासिल किए हैं आपने मार्क्स, और अपना कैलकुलेट करें, अपने आप स्वयं का आकलन करें कि हम किस स्थिति में है। जल्दी ही हम इसका तीसरा भाग लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।